जीएसटी सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज के अंदर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी सीखना चाहते हैं तो उस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका पेमेंट ऑफ जीएसटी चैप्टर। इसके अंदर हम A to Z 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ सभी चीज़ों को सीखेंगे। जीएसटी की पेमेंट कैसे करनी होती है, कब तक कर देनी होती है, अगर पेमेंट टाइम से ना करें तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, कितना बियर करना पड़ेगा, आईटीसी का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, क्रेडिट लेजर क्या होता है और लायबिलिटी रजिस्टर क्या होता है। तो तमाम चीज़ें सीखते हैं और कौन से सेक्शन और कौन से रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। मैं सी वेद सोनी आपको कंप्लीट एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरा पेमेंट ऑफ जीएसटी सिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम सर्वतः हमें पता है पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी की आपको पेमेंट करनी है। सर क्यों पेमेंट करनी है? भाई बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक बंदे ने इनपुट लाया, इनपुट से प्रोसेसिंग करके आउटपुट बनाया और इस आउटपुट को बना के क्या कर दिया उसने? सेल कर दिया। 1 लाख रुपए की इसने सेल की तो इसका आउटपुट टैक्स मान लो जीएसटी 18% है तो 18,000 रुपए का टैक्स इसको गवर्नमेंट को जमा कराना है। 18,000 का इसको गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना है। जो हमें जमा कराना होता है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी या आउटपुट लायबिलिटी, जो आपको पे करना है गवर्नमेंट को। जब भी हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, ध्यान सुना बेटा, जीएसटी के अंदर सीधा क्या चलता है, जब भी हमें गवर्नमेंट को कुछ पे करना होता है तब हम अपनी पोर्टली को चेक करते हैं। पोर्टली मींस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट को चेक करते हैं। अगर हमारे आईटीसी में कुछ है तो हम उसको सेट ऑफ कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं और बचा हुआ अमाउंट ही हम कैश में पे कर देते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है ला मेरे 18,000 रुपए, तो तुरंत मैं देखूंगा क्या मैंने इस आउटपुट को बनाने के लिए जो इनपुट यूज किया है उसके ऊपर कुछ मैंने टैक्स पे कर रखा ऑलरेडी। यस सर। मान लो मैंने 4,000 रुपए का टैक्स पे कर रखा था इनपुट पे, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है मेरी? 18,000 रुपए। लेस, यहां से लेस हो जाएगा क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने रुपए का? 4,000 रुपए का। कितना बच गया? 14,000। 14,000 रुपए मैं कैश लेजर के थ्रू पे कर दूंगा। अब ये कैश लेजर क्या है, क्रेडिट लेजर क्या है, मैं सारी चीज सिखाऊंगा। पहले आपको ये चीज समझ में आ गई कि जब भी हम जीएसटी का क्वेश्चन करेंगे या जब भी हम जीएसटी की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मुझे पे क्या करना है वो मेरी लायबिलिटी, मैं कितना पे कर चुका हूं ऑलरेडी वो मेरा आईटीसी, जो पे करना है उसमें से आईटीसी लेस करके आपको नेट टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करनी होती है। ओके सर। जीएसटी के अंदर अगर हम पेमेंट ऑफ जीएसटी की बात करें तो यहां 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो आपको याद करने हैं, सेक्शन नंबर 49 और सेक्शन नंबर 50। सर कोई रूल भी याद करना है? बिल्कुल, 2 रूल एग्जाम के लिए निहायत इंपॉर्टेंट है। एक रूल का नाम है रूल नंबर 86A और एक नाम है 86B। सर ये तो हमने पहली बार सुने, कुछ चिंता मत करो, डिटेल में 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले सेक्शन नंबर 49 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 49 की बात करते हैं और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करने का मैनर क्या है। टैक्स ड्यूज, ड्यूज 2 प्रकार के होते हैं। ड्यूज 2 प्रकार के होते हैं। जीएसटी के में आपको जो पेमेंट करनी है उसके अंदर ड्यूज की 2 कैटेगरी है, या तो वो टैक्स ड्यूज होंगे या वो अदर ड्यूज होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर रहा हूं। टैक्स ड्यूज का मतलब होता है ओनली टैक्स, जिसमें आपको जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी टैक्स चुकाना है। टैक्स ड्यूज का मतलब जहां आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। और अदर ड्यूज का मतलब अगर आपने रिटर्न टाइम से नहीं भरी, पेमेंट टाइम से नहीं करी, तो जो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, सरचार्ज लगेगा, ये सारी चीजें कहलाती हैं अदर ड्यूज। तो आपको पता लग गया जीएसटी के अंदर हमें पेमेंट करने के लिए 2 टाइप की चीजों का भुगतान करना पड़ता है, या तो वो होगा टैक्स ड्यूज या होगा अदर ड्यूज। टैक्स ड्यूज मींस ओनली टैक्सेशन की पेमेंट, और अदर ड्यूज मतलब अगर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी लगा है तो उसको क्या बोलते हैं? अदर ड्यूज। ये बात भी सर हमारी समझ में आ गई, सेक्शन हमें समझ में आ गए, रूल हमें समझ में आ गए। कौन से रूल हमें याद करने हैं? 3 चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर आप पेमेंट ऑफ जीएसटी सीखना चाहते हैं। पेमेंट ऑफ जीएसटी सीखना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें सीखनी पड़ेंगी, 3 टर्म सीखनी पड़ेंगी। ये 3 टर्म के बिना आप पेमेंट ऑफ जीएसटी को नहीं सीख सकते। पहली टर्म का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सर नाम तो अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सेकंड टर्म का नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बड़े ध्यान से सुनते जाना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और थर्ड टर्म का नाम है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ध्यान रखना, मैंने यहां पे लेजर नहीं बोला है। तो पेमेंट ऑफ जीएसटी चैप्टर सीखने के लिए आपको 3 टर्म समझनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर।
अगर आपको 100% गुड़ता के साथ समझना है तो मैं आपको इनको फॉर्म नंबर भी बता सकता हूं। इसका फॉर्म होता है जीएसटी पीएमटी 01, पीएमटी मतलब पेमेंट, पीएमटी 01। इसका फॉर्म होता है पीएमटी 02 और इसका फॉर्म होता है पीएमटी 05। ये थी एक नॉलेज के लिए बात। बस इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या होता है पहले इसी को मैं समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर कुछ नहीं, आपकी जीएसटीआर1 की डिटेल है। सर जीएसटीआर1 की डिटेल, अरे नाम से सीखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, मुझे पे क्या करना है। जीएसटीआर1 किसकी रिटर्न होती है? आपकी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न होती है। आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न होती है, मतलब आपको अपने आउटपुट पे कितना टैक्स चुकाना है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये आपके जीएसटीआर1 के ऊपर बेस्ड होता है। सर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी में क्या होता है? हमारी लायबिलिटी का पता लगता है, हमें कितना गवर्नमेंट को इस मंथ पे करना है, हमें कितना टैक्स पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना फाइन पे करना है, कितना पेनल्टी पे करनी है। जो भी हमें पे करना है बेटा ध्यान रखना, वो जीएसटी के कॉमन पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर पे आपको डेबिट हुआ दिखेगा। वो आपको दिख जाएगा कि ये चीज आपको पे करनी है। खत्म। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर जीएसटी के पोर्टल पे एक आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर पे जब क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा मुझे इस मंथ पेमेंट कितनी करनी है। अब ये पेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं। जो लायबिलिटी रजिस्टर की पेमेंट है वो आप दो तरीके से करेंगे, या तो आप क्रेडिट लेजर से पेमेंट करेंगे या आप कैश लेजर से पेमेंट करेंगे। कैश लेजर ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर है, जबकि क्रेडिट लेजर के अंदर पावर जो है कम है, ये कम ताकतवर है। सर समझे नहीं, आप तो रटवा रहे हो। क्रेडिट लेजर की खास बात है, इससे आप ओनली वर्ड यूज किया है, ओनली टैक्स ड्यूज की पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट लेजर से सिर्फ टैक्स की भुगतान किया जा सकता है, लेकिन कैश लेजर इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है, ये टैक्स की तो पेमेंट कर ही कर सकता है, ये अदर ड्यूज की पेमेंट भी कर सकता है। तो आप याद रख लें, कैश लेजर एक ऐसा है जिससे आप चाहे तो टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो अदर ड्यूज की पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट लेजर के अंदर से सिर्फ आप क्रेडिट से टैक्स की ही पेमेंट कर सकते हैं। सर अब ये तो बता दो क्रेडिट लेजर क्या होता है। जैसे आपने लायबिलिटी रजिस्टर बता दिया कि जितनी भी हमें पेमेंट करनी होती है गवर्नमेंट को, वो सारी हमारी लायबिलिटी होती है, और वो कहां शो होती है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। सर अब क्रेडिट लेजर बता देता हूं। क्रेडिट लेजर जो होता है ये कुछ नहीं, ये आपकी जीएसटीआर2बी की डिटेल है। जीएसटीआर2बी की डिटेल, जिसको ये नहीं पता 2बी क्या होती है वो रिटर्न्स की वीडियो को जाके एक बार पूरा देख ले। फिर भी यहां बता देता हूं, ये आपकी परचेज की रिटर्न की डिटेल है। अरे परचेज पे जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, वो डिटेल आपके क्रेडिट लेजर में शो हो जाएगी, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में। जो हमें पे करना है वो मेरी जीएसटीआर1 की डिटेल है, वो कहां शो होगी? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। जो हमें पे करना है वो मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं अपनी परचेज पे, अपने इनपुट पे मैं जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं, वो मिलेगा कहां? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। ये जीएसटीआर2बी के ऊपर बेस्ड होता है, और इससे हमें पता लगता है हमें कितना आईटीसी अवेलेबल हुआ है, हम कितना आईटीसी की यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है सर, अब कैश लेजर क्या है इसको भी बता देता हूं। सबसे पहले तो कैश लेजर से बताओ किस चीज की पेमेंट हो सकती है। कैश लेजर से आप टैक्स ड्यूज की पेमेंट भी कर सकते हैं, अदर ड्यूज की पेमेंट भी कर सकते हैं। सर कैश लेजर बेसिकली क्या है? ये एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट है, किसके पास ओपन होता है? गवर्नमेंट के बैंक के पास आपको ओपन करवाना होता है। मान लो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो इस महीने आपको जमा करानी वो 40,000 है, और आपका क्रेडिट लेजर में आईटीसी कितना पड़ा है? आईटीसी आपके पास पड़ा है 10,000 रुपए। तो 40,000 में से 10,000 तो ये सेट ऑफ हो गया। बैलेंस 30,000 की जो आपको लायबिलिटी चुकता करनी है वो आप कैसे पे करोगे? हम कैश लेजर में जाके 30,000 रुपए जमा करवा देंगे, और 30,000 रुपए से ये 40,000 की पेमेंट हमने कैसे कर दी? 10,000 तो मैंने आईटीसी को यूज कर लिया, और 30,000 रुपए मैंने कैश लेजर में जमा करवा दिया। तो कैश लेजर हो जाएगा डेबिट, और आईटीसी अपना लायबिलिटी रजिस्टर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसका मतलब सर लायबिलिटी रजिस्टर में जो भी पेमेंट हमें करनी होती है वो हम दो जगह से पेमेंट कर सकते हैं, या तो हम क्रेडिट लेजर से पेमेंट करेंगे या हम कैश लेजर से पेमेंट करेंगे। क्रेडिट लेजर से सिर्फ टैक्स ड्यूज पे हो सकते हैं, और कैश लेजर से हम टैक्स ड्यूज की भी पेमेंट कर सकते हैं और अदर ड्यूज की भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, इन तीनों चीजों के बारे में, तीनों टर्म के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज हो गई। अब मैं आपको एक बार सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 बता दूं, क्योंकि पेमेंट करते टाइम आप किसका क्रेडिट यूटिलाइज करेंगे ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे बच्चे गलत क्रेडिट सेट ऑफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी है, जो आपको पे करना है, जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, जो आपको पे करना है वो क्या हो सकती है? या तो आपको आईजीएसटी पे करना है, या आपको सीजीएसटी पे करना है, और या आपको एसजीएसटी पे करना है।
एसजीएसटी बोलूं तो आप समझ जाया करो यूटीजीएसटी उसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि या तो स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी होगा। तो या तो आपको पे करना है वो आईजीएसटी है, या आपको सीजीएसटी पे करना है, या आपको एसजीएसटी पे करना है, या तीनों पे करने हैं। आउटपुट लायबिलिटी में यही तो होता है। या आपको क्या पे करना है, अदर ड्यूज पे करने हैं। इनकी पेमेंट के लिए आपके पास अवेलेबल क्या है, इनकी पेमेंट के लिए आपके पास क्या अवेलेबल है, आईटीसी आपके पास होगा। मैंने बताया था जब भी पेमेंट करनी होगी तब हम देख लेंगे मेरे पास पोर्टली में क्या है, मेरे पास क्या क्या क्रेडिट पड़ा है। या तो मेरे पास आईजीएसटी का क्रेडिट होगा, या मेरे पास सीजीएसटी का क्रेडिट होगा, या मेरे पास एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का क्रेडिट होगा। ठीक है सर, या मैं कैश लेजर में जमा करा के पेमेंट करूंगा। अब ध्यान से सुनना है, पहले हम क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज करते हैं टैक्स की पेमेंट के लिए। जो कमी पड़ जाएगी वो कैश लेजर में हम कैश जमा करा के उसकी पेमेंट कर देंगे। इसके अंदर बुनियादी रूल आप ध्यान रखो, कभी भी गलती नहीं होगी। ये आईजीएसटी का क्रेडिट है, सबसे पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी की पेमेंट करनी है। ध्यान से सुनिएगा, आपकी पोर्टली में 3 टाइप के क्रेडिट हैं, आईजीएसटी का क्रेडिट है, सीजीएसटी का क्रेडिट है और एसजीएसटी का क्रेडिट है। बुनियादी रूल बोलता है जब तक आईजीएसटी का क्रेडिट 0 नहीं हो जाता, जब तक आप इसको बिल्कुल खत्म नहीं करते, नेस्तनाबूद नहीं कर देते, तब तक आप इन दोनों को हाथ नहीं लगा सकते साहब, हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर के अंदर आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है, जब तक आप इसको सारा यूज ना कर लें पेमेंट के लिए, तब तक आप इन क्रेडिट्स को हाथ नहीं लगा सकते। इसका मतलब एग्जाम में ध्यान देना है, जब जब हम पेमेंट करेंगे तब सबसे पहले हम आईजीएसटी का पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे? एक दूसरा बुनियादी रूल है, हमेशा हम अपने घर की पेमेंट पहले करेंगे। वर्ड मैंने बोला अपना घर, आईजीएसटी से हमेशा सबसे पहले आईजीएसटी की पेमेंट होगी, सीजीएसटी से हमेशा सीजीएसटी की पेमेंट होगी, एसजीएसटी से सबसे पहले हमेशा एसजीएसटी की पेमेंट होगी। अरे भाई, हम पहले अपने घर की मदद करेंगे, उसके बाद ही दूसरे घर की मदद करेंगे। तो वापस आते हैं, आईजीएसटी से सबसे पहले आईजीएसटी की पेमेंट कर दो। सर या तो ये पूरा खत्म हो गया होगा या बच गया होगा, अभी भी आईजीएसटी का क्रेडिट बच गया है, तो आप इनको तो तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक इसको पूरा यूज ना कर लें। अब इस बचे हुए आईजीएसटी से आपको सीजीएसटी की पेमेंट करनी है या आप एसजीएसटी की पेमेंट करोगे। सर पहले किसकी करेंगे, कितनी करेंगे, कैसे करेंगे? हमारा डिपार्टमेंट बोलता है ये आपके पास ऑप्शन है। अब दिल करे तो सारा सीजीएसटी की पेमेंट करो, दिल करे तो सारा एसजीएसटी की पेमेंट करो, और दिल करे तो किसी भी मैनर में इसकी पेमेंट कर सकते हो। मतलब बचे हुए आईजीएसटी की पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, हमारा डिपार्टमेंट इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। अब मान लो इनकी पेमेंट करते टाइम ये हो गया 0, बधाई हो, ये खत्म हो चुका है। अब जाके आप सीजीएसटी को हाथ लगा सकते हैं। किसको हाथ लगा सकते हैं? सीजीएसटी को। जब आप सीजीएसटी का क्रेडिट यूज करेंगे तो आप सीजीएसटी से सबसे पहले अपना घर सीजीएसटी की पेमेंट करेंगे। अगर फिर भी सीजीएसटी का क्रेडिट बच गया तो फिर उसके बाद आप आईजीएसटी की पेमेंट करेंगे। सर फिर भी अगर सीजीएसटी का क्रेडिट बच गया तो सीजीएसटी से एसजीएसटी की पेमेंट कभी नहीं हो सकती। ये जानी दुश्मन है, आपस में जानी दुश्मन है। मतलब सीजीएसटी से एसजीएसटी की पेमेंट कभी नहीं हो सकती और एसजीएसटी से सीजीएसटी की पेमेंट कभी नहीं हो सकती। ये आपस में इंटर एडजस्ट नहीं हो सकते। क्या आपको सीजीएसटी को यूज करना आ गया? पहले अपना घर सीजीएसटी की पेमेंट करूंगा, उसके बाद बच गया तो आईजीएसटी की पेमेंट करूंगा, लेकिन एसजीएसटी की पेमेंट कभी भी नहीं हो सकती। सर अब बताओ, अगर हमारे पास एसजीएसटी का क्रेडिट है और हमें पे करना है आईजीएसटी भी, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, सर हम कैसे पे करेंगे? एसजीएसटी से सबसे पहले एसजीएसटी की पेमेंट करो। एसजीएसटी से सीजीएसटी की हो ही नहीं सकती, और बचा हुआ जो एसजीएसटी है उससे हम किसकी पेमेंट करेंगे? आईजीएसटी की पेमेंट कर देंगे। जी सर, ये बात हमारी ध्यान में। लेकिन आप ध्यान सुनो, आईजीएसटी की पोर्टली को आप तब छू सकते हो जब आपका आईजीएसटी का क्रेडिट 0 हो जाए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कई एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, आपको पे करना है टैक्स आईजीएसटी, आपको आईजीएसटी का टैक्स पे करना है, मान लो 1 लाख रुपए। आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है 40,000, सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है आपके पास 50,000 और एसजीएसटी का क्रेडिट आपके पास पड़ा है 10,000। ध्यान से सुनिएगा, आईजीएसटी की पेमेंट के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते पहले सीधे सीजीएसटी से पेमेंट कर दें। आप इन क्रेडिट को हाथ ही तब लगा सकते हो जब ये 0 हो जाएगा। आईजीएसटी 40,000 का पहले पूरा यूज कर लो 1 लाख की पेमेंट के लिए, 0 हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। इसके बाद इस आईजीएसटी की पेमेंट के लिए आप पहले एसजीएसटी यूज नहीं कर सकते। आईजीएसटी की पेमेंट के लिए रूल है, सबसे पहले आईजीएसटी खत्म होगा, दूसरे नंबर पे सीजीएसटी खत्म होगा और तीसरे नंबर पे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी खत्म होगा। तो सीजीएसटी से आप पेमेंट कर देंगे किसकी? बचे हुए 40, जो 60,000 रुपए का अमाउंट हमें और पे करना था वो हम 50,000 रुपए सीजीएसटी से चुकता कर देंगे। लेकिन अगर यहां पे सीजीएसटी की भी पेमेंट होती, कितने की? 40,000 रुपए की पेमेंट सीजीएसटी की भी मुझे करनी थी और 1 लाख की पेमेंट आईजीएसटी की करनी थी। अब कैसे सोल्व होता क्वेश्चन? सबसे पहले आईजीएसटी को खत्म करो, 40,000 से इसको खत्म करके ये 0 हो गया,
तो कितना पे करना है? 60,000। अब सीजीएसटी से जब पे करेंगे तो सबसे पहले आईजीएसटी को नहीं करेंगे, अपना घर का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। सीजीएसटी से पहले सीजीएसटी 40,000 की पेमेंट जीरो कर देंगे। कितना क्रेडिट बच गया? 10,000। इस बचे हुए 10,000 से आप आईजीएसटी पे करेंगे। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। तो अब हमें रिवाइज कर लेते हैं। हमेशा अपना घर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आईजीएसटी के क्रेडिट को जीरो किए बिना आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट को ध्यान नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में इंटर एडजस्ट कभी भी नहीं होता है। ओके सर। सर एक चीज और बताओ, अगर मुझे पेमेंट करनी है 10,000 रुपए के इंटरेस्ट की, 10,000 रुपए के इंटरेस्ट की या फाइन की मुझे पेमेंट करनी है, आपको पता होगा इसको अदर ड्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अदर ड्यूज। सर मेरे पास आईटीसी पड़ा है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का मेरे पास आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट में, क्रेडिट लेजर के अंदर, क्रेडिट लेजर के अंदर मेरे पास 1 लाख रुपए का क्रेडिट पड़ा है। क्या मैं 10,000 रुपए का इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकता हूं? नो। आपको पता है क्रेडिट लेजर से सिर्फ टैक्स की चुकता पेमेंट हो सकती है, अदर ड्यूज की पेमेंट नहीं हो सकती। सर फिर अब क्या होगा? ये 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको कैश में जमा कराना पड़ेगा, या आपको कैश लेजर के थ्रू आपको 10,000 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा सर, ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर आपको रिवर्स चार्ज के तहत कोई टैक्स पे करना है, रिवर्स चार्ज का आपको पता है, आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली, आपने कोई इनपुट खरीदा और उस पर आपको ही गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना पड़ेगा, उसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। मैंने कोई इनपुट सर्विस ली और उसके ऊपर मुझे 10,000 रुपए का टैक्स जमा कराना है गवर्नमेंट को। इस 10,000 रुपए के लिए कभी भी आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते। अरे आईटीसी यूज करते हैं आउटपुट सप्लाई के लिए, आईटीसी यूज करते हैं आउटपुट सप्लाई के लिए, ये तो ऑलरेडी इनपुट सप्लाई है। तो सर इस 10,000 के लिए भी हम आईटीसी या क्रेडिट लेजर का यूज नहीं कर सकते। ये 10,000 भी हमें कैश लेजर के थ्रू ही पे करना पड़ेगा, कैश लेजर के थ्रू ही हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? जी सर। तो आपको शायद अब काफी रूल समझ में आ चुके हैं कि कैसे पेमेंट करनी है। जी अब एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन पेमेंट ऑफ जीएसटी। हमें पता है जीएसटी की पेमेंट टैक्स ड्यूज का मतलब क्या होता है और अदर ड्यूज का मतलब क्या होता है, वो हम सीख चुके हैं। यूटिलाइजेशन का टॉपिक मैं पूरा करा चुका हूं कि सबसे पहले आईजीएसटी को आपको खत्म करना पड़ेगा आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। उसके बाद आईजीएसटी को आप सीजीएसटी एसजीएसटी को किसी भी मैनर में यूज कर सकते हो। सीजीएसटी से पहले सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी कभी नहीं होगा। एसजीएसटी से पहले एसजीएसटी होगा या आईजीएसटी होगा, सीजीएसटी कभी नहीं होगा। सर ये बात और बता दो एक बार, क्या है बेटा? बात सुनो, जीएसटी के अंदर एक सिस्टम चलता है। आपको पुराने पीरियड से अगर आपको पेमेंट करनी है या आपको रिटर्न भरनी है और आपको पुराना पीरियड की पेमेंट या रिटर्न कोई पेंडिंग है, तो पहले आपको पीछे से दामन साफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1 लाख रुपए का टैक्स पे करना है करंट का और 40,000 रुपए का टैक्स पे करना है आपको पीछे का, तो अगर आपके पास कोई भी आईटीसी या कोई भी कैश लेजर, तो पहले आपको प्रायर पीरियड के टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते जीएसटी के अंदर कि करंट पीरियड का टैक्स चुका दो और पीछे का रह जाए। ना जी, दामन पीछे से साफ होता चलेगा। मतलब पहले आपको प्रायर पीरियड के टैक्स की या प्रायर पीरियड की रिटर्न की पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप करंट पीरियड की पेमेंट कर सकते हैं। ये बात भी हमें समझ में आ गई सर? ठीक है सर। दूसरा, एक्सप्लेन पेमेंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। डिलेड की बात भी मैं बड़े ध्यान से यहां समझा देता हूं। अगर आपने जीएसटी टाइम से जमा नहीं कराया, अगर आपने जीएसटी टाइम से जमा नहीं कराया, आप लेट जमा कराएंगे, तो डिपार्टमेंट आपसे क्या लेगा साहब? इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सेक्शन के अंदर बता रखा है, रूल है 88B, जिसके अंदर इंटरेस्ट की बात कर रखी है। इंटरेस्ट आपको 2 केस में देना पड़ता है। या तो आपने जीएसटी का जो टैक्स है उसकी पेमेंट टाइम से नहीं करी, और दूसरा, या आपने आईटीसी है वो रोंगली अवेल कर रखा है, आपने ज्यादा आईटीसी बुक करके रोंगली यूज कर लिया, तो भी आपको इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को रीपेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने जीएसटी का टैक्स टाइम से जमा ना कराया और आपने लेट जमा कराया, तो आपको किस जीएसटी के अंदर एक चीज कॉमन है, हमेशा इंटरेस्ट की रेट 18% रहेगी। कितनी रहेगी? 18%। चाहे आपने क्रेडिट का रोंगली वेल कर रखा है, या आपने जीएसटी का टैक्स टाइम से नहीं चुकाया, या प्रोविजनल और फाइनल टैक्स के अंदर अंतर आया है, तो आपको टैक्स जो पे करना है, इंटरेस्ट जो पे करना है, वो हमेशा 18% के साथ करना पड़ेगा। अब ये 18% कहां से, इसका पीरियड क्या रहेगा, ये कहां से कहां तक लगेगा और किस अमाउंट पे लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं। पहले मैं आपको सिखाता हूं जीएसटी टैक्स। अगर आपने टैक्स की लायबिलिटी, जीएसटी का टैक्स है बेटा, मान लो जुलाई का टैक्स था, जुलाई का टैक्स आप कब जमा कराएंगे? अरे नेक्स्ट मंथ अगस्त में। और कौन सी रिटर्न के साथ? जीएसटीआर 3B के साथ आपका टैक्स जमा होता है। तो और वो कब जाती है? 20 तारीख को। जुलाई की रिटर्न जाएगी साहब अगस्त में। कब जाएगी? 20 अगस्त को। यहां आपने टैक्स जमा
कराया, रिटर्न आपने फाइल कर दी, ध्यान सुनना बेटा, या तो आपने टाइमली रिटर्न फाइल करी है, मैं आपको दो केस सिखाता हूं, रिटर्न आपने टाइम से फाइल कर दी या आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की। आपने जुलाई की रिटर्न अगस्त में भर दी, पहला केस, या आपने अगस्त में रिटर्न ही फाइल नहीं करी और जुलाई का टैक्स आपका बनता था मान लो 40,000 रुपए, कितना बनता था 40,000 रुपए आपका जुलाई का टैक्स बनता था। पहला केस ले रहा हूं जिसमें आपने टाइम से रिटर्न फाइल कर दी और आपने टैक्स जमा नहीं कराया। उस दिन जुलाई में आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट में 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए का आपके पास आईटीसी अवेलेबल था। ये रिटर्न, ये जो आपने रिटर्न तो भर दी लेकिन रिटर्न के साथ टैक्स जमा नहीं कराया। जुलाई गई, अगस्त गया, सितंबर में आपको रियलाइज हुआ यार मैंने टैक्स जमा नहीं कराया, तो जुलाई का जो टैक्स था वो आपको सितंबर में रियलाइज हुआ और आपने अक्टूबर में वो जमा करा दिया। कहां जमा करा दिया? अक्टूबर में। करवाना कहां चाहिए था? जुलाई का टैक्स जमा करवाना चाहिए था 20 अगस्त को। सितंबर में आपको बात रियलाइज हुई तो आपने जमा करवा दिया 20 अक्टूबर को। 20 अगस्त से 20 अक्टूबर, सितंबर, 20 सितंबर और अक्टूबर, 40 दिन आपने लेट जमा करवाया है। क्या लेट जमा करवाया है? 40,000 रुपए टैक्स जमा कराया है। अब सवाल ये है, जो इंटरेस्ट लगे वो 40,000 रुपए लगेगा या नेट लायबिलिटी पे लगेगा? मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट जिस अमाउंट पे लगता है, इंटरेस्ट जिस अमाउंट पे लगता है वो अमाउंट दो प्रकार का हो सकता है, या तो ग्रोस अमाउंट पे टैक्स लगेगा, ग्रोस अमाउंट पे टैक्स लगेगा, या नेट टैक्स, नेट अमाउंट पे टैक्स लगेगा। अब ग्रोस अमाउंट का मतलब क्या है? उस महीने की आपकी जितनी लायबिलिटी थी, जैसे इस महीने की लायबिलिटी 40,000 थी तो पूरे 40,000 पे लग जाएगा। और नेट अमाउंट का क्या मतलब होता है? बड़े ध्यान सुनना बेटा, नेट अमाउंट का मतलब है जितनी आपकी लायबिलिटी थी 40,000 और आपको पास उस महीने में कितना क्रेडिट अवेलेबल था 10,000 रुपए, तो आपको नेट कितने का पे करना पड़ता कैश लेजर के थ्रू? 30,000 रुपए का। तो या इंटरेस्ट लगेगा आपका 30,000 रुपए। इसका मतलब पेपर में हमें देखना पड़ेगा इंटरेस्ट 40,000 पे लगाऊं या इंटरेस्ट 30,000 पे लगाऊं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सुन लीजिए साहब। अगर आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर रखी है, ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दी और फिर भी आपने टैक्स जमा नहीं कराया और इस पीरियड की रिटर्न का टैक्स आप दूसरे पीरियड की रिटर्न में भरने हैं, दूसरे पीरियड की रिटर्न के साथ, जैसे इस जुलाई वाली रिटर्न का टैक्स हमने अक्टूबर में जमा करवाया था, सॉरी अगस्त में जमा करवाया था, तो आपको देना पड़ेगा ग्रोस अमाउंट पे टैक्स। ग्रोस अमाउंट पे टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है जिस पीरियड की रिटर्न जा चुकी है और आपने उस पीरियड का टैक्स हमें जमा नहीं करवाया, अगर उस पीरियड की रिटर्न का आप बाद में टैक्स जमा कराएंगे तो हम पूरे पे टैक्स लेंगे, ग्रोस अमाउंट पे टैक्स लेंगे। तो मतलब इस केस में टैक्स लगेगा पूरे 40,000 पे 40 दिन के लिए। लेकिन अगर आपका नेट अमाउंट का केस है, किसका केस बेटा? नेट अमाउंट का केस है। एक सेकेंड, फोन आ गया किस सॉरी फोन आ गया था। तो अगर आपने रिटर्न टाइम से भरी है और फिर भी टैक्स जमा नहीं करवाया और उस टैक्स को अगर आप बाद में जमा कराएंगे तो सीधा सीधा रूल आपको ग्रोस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा केस, आपने जुलाई की रिटर्न फाइल करनी थी 20 अगस्त को। कब फाइल करनी थी? 20 अगस्त को। आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी। जुलाई की रिटर्न जो आपको 20 अगस्त में फाइल करनी थी, आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी और ये रिटर्न आपने जाके सितंबर अक्टूबर 20 अक्टूबर को जाके जमा कराई और इसी के साथ आपने मान लो जुलाई मंथ का टैक्स बनता था 40,000 रुपए और ये 40,000 रुपए की पेमेंट आपने यहां करी है। और कैसे करी है? जुलाई में आपके पास आईटीसी अवेलेबल था, आईटीसी अवेलेबल था 10,000 रुपए। तो जिस महीने की आपकी लायबिलिटी थी उसमें आपकी 10,000 रुपए के आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट भी था। तो अगर आप रिटर्न ही लेट भरते हो, रिटर्न टाइम से भर के टैक्स जमा कर, पहले वाला केस क्या था? रिटर्न भर दी फिर भी टैक्स जमा नहीं कराया। यहां पे तो रिटर्न ही आप लेट फाइल करे और उसी के साथ टैक्स जमा करा रहे हो, तो अब की बार इंटरेस्ट लगेगा नेट टैक्स लायबिलिटी पे। किस पे लगेगा? नेट टैक्स लायबिलिटी। और नेट कैसे निकलती है? जितनी टोटल लायबिलिटी थी उसमें से आईटीसी माइनस कर लो, कितना बच गया? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बिल्कुल। तो इंटरेस्ट का रेट 18% है और कहां से कहां तक लगेगा? जुलाई का आपको टैक्स जमा करवाना होता है 20 अगस्त तक, अगस्त का टैक्स जमा करवाना होता है 20 सितंबर तक, मतलब जीएसटीआर 3B के साथ टैक्स जाता है। तो जो भी आपकी डेट थी अगर वहां पे टैक्स जमा नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट फॉलोइंग डे मतलब 21 तारीख को 21st डे वहां से स्टार्ट होके टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते टिल द डेट ऑफ पेमेंट पे आपको भरना पड़ेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेट कितनी रहेगी साहब? रेट रहेगी 18%। सर किस अमाउंट पे लगेगा? या तो लगेगा ग्रोस अमाउंट पे या लगेगा नेट अमाउंट पे। ग्रोस अमाउंट पे कब लगता है? रिटर्न आपने ऑलरेडी टाइम से फाइल करी फिर भी टैक्स जमा नहीं कराया तो इंटरेस्ट देंगे ग्रोस अमाउंट पे। रिटर्न ही आपने नहीं भरी और रिटर्न आपने लेट जमा कराई है और उसी के साथ टैक्स जमा कराया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा नेट अमाउंट पे। इंटरेस्ट का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सर।
अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पीएमटी जीरो फॉर्म में लाइबिलिटी रजिस्टर कुछ नहीं होता, जो भी मुझे पे करना है, इंटरेस्ट, टैक्स, फाइन, पेनल्टी, जो भी मुझे पे करना है वो आपको पीएमटी जीरो वन फॉर्म पे पोर्टल पे दिख जाएगा कि हमें ये पे करना है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। जीएसटीआर2बी की डिटेल, परचेज पे आपने जितना टैक्स पे कर दिया वो आपके पोर्टल पे शो होता है क्रेडिट लेजर के अंदर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ध्यान दें, क्रेडिट लेजर से सिर्फ टैक्स की पेमेंट हो सकती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आया है, रूल नंबर 86A और रूल नंबर 86B। ये क्या होते हैं, एग्जाम में अलग से पूछ ले जाते हैं। हु कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी, कौन आपके आईटीसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, पंजा लगा सकता है ताकि आप 1 रुपया भी यूज ना कर पाओ, तो उस रूल को बोलते हैं 86A। और 99% यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है 86B में। ये दोनों क्या होते हैं डिटेल से समझाता हूं। सॉरी, रूल नंबर 86A क्या बोलता है। रूल 86 बोलता है आपके आईटीसी पे कौन रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, हु कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी। जवाब है कमिश्नर लगा सकता है, या कमिश्नर जिस ऑफिसर को ऑथराइज कर दे वो आपके आईटीसी पे पंजा लगा सकता है, कस सकता है, आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, आप 1 रुपए का भी ना तो आईटीसी वापस ले सकते ना आईटीसी को यूज कर सकते। सर ऐसा वो क्यों करेगा, जब उसको शक होगा, और सिर्फ शक नहीं, जब उसको रीजन टू बिलीव होगा। रीजन टू बिलीव, जब उसको विश्वास करने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत होंगे कि आपने जो आईटीसी यूज किया है वो आपने गुड्स और सर्विस रिसीव किए बिना, गुड सर्विस तो आपको रिसीव हुई नहीं और आपने आईटीसी बुक कर लिया, वो आपके आईटीसी को ब्लॉक कर देगा। आपके पास टैक्स इनवॉइस या पक्का बिल नहीं था और आपने फिर भी क्रेडिट बुक कर लिया, वो आपके इनवॉइस को ब्लॉक कर, सॉरी, क्रेडिट को ब्लॉक, रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। आपने जिस बंदे से दिखाया कि मैंने परचेज की है, उस बंदे का वास्तव में कोई बिजनेस है ही नहीं, वो नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन है, उस जिस जगह का उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो वहां पे कोई काम नहीं करता, आपके आईटीसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। जिसने आईटीसी बुक किया है, मैंने आईटीसी बुक किया है और मेरा जिस प्लेस का मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उस प्लेस पे मेरा कोई बिजनेस एग्जिस्टेंट में नहीं पाया गया, तो भी मेरा आईटीसी क्या कर दिया जाएगा, बुक कर दिया जाएगा। नट शेल में अगर आपने फेक आईटीसी बुक किया है, आपने बिना इनवॉइस के बुक किया है, आपने गुड्स सर्विसेज के रिसीव किए बिना बुक किया है, या आपने बिजनेस के बिना बुक किया है, अल्टीमेटली अगर उनको रीजन टू बिलीव हुआ वो आपके आईटीसी को ब्लॉक कर देंगे। सर जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जब हम प्रूव कर देंगे भाई साहब हमारी कोई गलती नहीं है, तो वो कोई बात नहीं, वो इस रिस्ट्रिक्शन को हटा देंगे। रिस्ट्रिक्शन को हटाते ही आपका आईटीसी वापस से अलाउ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तीसरी बात क्या है सर, अगर उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी और वो उन्होंने अपनी तरफ से नहीं हटाई तो ये रिस्ट्रिक्शन 1 साल तक के लिए लगती है, 1 ईयर। 1 साल के बाद ये ऑटोमेटिक सीज हो जाएगी। जिस दिन इस रिस्ट्रिक्शन को इंपोज किया गया था उसके सही 1 साल बाद ये रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली हट जाती है। ये रूल 86A था। कौन सा था, 86A, जिसमें आपको आपके आईटीसी को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया था, पंजा लगा दिया गया था ताकि आप इसको यूज ना कर पाए। क्यों, क्योंकि उनको शक हो गया था कि आपने गलत तरीके से आईटीसी बुक किया है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 86B। रूल नंबर 86B क्या होता है, 86B एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है जो क्या बोलता है कि हर वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसको टैक्स पे करना है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आपको अगर आउटपुट टैक्स जमा कराना है तो आप इसका 99% ही आईटीसी यूज करके पे कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन को जब भी टैक्स पे करना है तो जितना उसको उसकी लायबिलिटी है, जितना उसको आउटपुट टैक्स चुकाना है, उसका 99% ही वो आईटीसी यूज करके पे कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। वो 1% जो बच गया उसको कैश में जमा कराना पड़ेगा। एग्जांपल लेता हूं, मान लो उसको जमा करवाना था 4 लाख रुपए का टैक्स और उसके पास क्रेडिट पड़ा है 5 लाख रुपए का। वैसे तो 5 लाख रुपए में से सारे का सारा टैक्स की पेमेंट हो सकती है, लेकिन 86 भी क्या बोलता है, अब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 99% कितना हो गया, 3,96,000 रुपए ही आप आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट से बुक कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। जो बचा हुआ 4,000 रुपए है ये आपकी मजबूरी है, में आपको कैश में जमा कराना पड़ेगा, कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा। लेकिन इस रूल की बहुत सारी एक्सेप्शन है। क्या है, बहुत सारी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है आप 100% टैक्स की पेमेंट आईटीसी से कर सकते हैं, आपको कोई 99% की परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, आप 100% पेमेंट कर सकते हैं अगर आप एक्सेप्शन में फॉलो कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, पहली एक्सेप्शन,
अगर आप गवर्नमेंट हैं, आप पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, आप लोकल अथॉरिटी हैं, तो आपके ऊपर कोई ये 99% का मसला नहीं है, आप तो खुद सरकार है साहब, आप 100% पेमेंट कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात, अगर आप किसी बिजनेस के सोल प्रोप्राइटर हैं, या एचयूएफ का केस है तो आप करता है, या कंपनी का केस है तो आप वहां के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, या ट्रस्ट का केस है तो आप बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं, आप कोई भी हैं, आपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ध्यान सुनना, आपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लास्ट 2 ईयर में, लास्ट 2 ईयर मतलब जिसका रिटर्न भरने का टाइम भी जा चुका है, जिसका रिटर्न भरने का टाइम एक्सपायर हो चुका है, आपने लास्ट 2 ईयर के अंदर आपने ईच ऑफ द ईयर किसी भी साल अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स पे कर रखा है, 1 लाख से ज्यादा, दोनों सालों का मिला के नहीं, ईच किसी भी साल अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे कर रखा है, तो आपके ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी और आप 100% आईटीसी यूज कर सकते हैं, आप एक्सेप्शन में फुल कर गए। तीसरा केस, अगर आपने जीएसटी के अंदर गुड्स बना के एक्सपोर्ट की हैं, और एक्सपोर्ट करने से आपको जो रिफंड है, आपको पता है ना, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, इसमें हम जितना भी इनपुट पे टैक्स पे करते हैं सारा का सारा रिफंड आ जाता है। अगर आपका रिफंड 1 लाख रुपए से ज्यादा आ चुका है, अगर आपका रिफंड मोर देन 1 लाख रुपए है, तो भी आपको आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, आप 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फोर्थ, अगर आपका इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, अब आधे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं बता देता हूं। मेरे इनपुट पे टैक्स है 18%, मैं जो इनपुट खरीद के लाता हूं उस पर टैक्स कितना है 18%, और इसे जो मैं आउटपुट बनाता हूं उसके ऊपर टैक्स है 5%। भाई मैं परचेज पे ज्यादा टैक्स दे रहा हूं और सेल पे मेरे कम टैक्स है, तो ऐसे तो मेरा क्रेडिट इकट्ठा होता रहेगा, क्योंकि 18% में दे के आ रहा हूं, 5 की मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो 13 तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्रेडिट बच गया ना। इस क्रेडिट को इकट्ठा होते होते तो बंडल बन जाएगा, तो इसका मुझे क्या मिलता है, रिफंड मिलता है। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपके आउटपुट पे टैक्स रेट कम है और आप इनपुट पे ज्यादा पे कर रहे हैं, तो ऐसा क्रेडिट भी आपको क्या आ जाता है, रिफंड आ जाता है। अगर इसका रिफंड भी आपको मोर देन 1 लाख रुपीज आया है, इसका रिफंड भी आपको मोर देन 1 लाख रुपीज आया है, तो इस केस में भी आपको जीएसटी के अंदर जो 100% आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आपको ऊपर 86B नहीं लगेगा, जो कहता है आपको 99% ही टैक्स लायबिलिटी को आईटीसी से पे कर सकते हैं। या एक और कंडीशन भी है, लास्ट एक्सेप्शन, अगर आपने अब तक, ये साल चल रहा था अप्रैल से लेके अब तक, जिस भी महीने तक, अगर आपने अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी का, ध्यान सुनना, अगर आपने अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी का 1% से ज्यादा अगर कैश लेजर से ऑलरेडी पे कर दिया है, तो भी आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। अल्टीमेटली 86B एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 86B क्या बोलता है, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 99% ही आप क्रेडिट से पे कर सकते हैं, बचा हुआ 1% तो आपको कैश लेजर से जमा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन में फुल कर सकते हैं, तो आप अपना सारा का सारा टैक्स आईटीसी से भुगतान कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, अगर आप गवर्नमेंट है, पीएससी और लोकल अथॉरिटी है, तो आपको कोई जरूरत नहीं। अगर आपने लास्ट 2 ईयर में आप करता है, इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटर हैं, एमडी हैं, कुछ भी हैं आप, अगर आपने इनकम टैक्स के अंदर पिछले 2 सालों में से किसी भी साल अगर आप 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स जमा करा चुके हैं, तो आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। तीसरा, अगर आप अब तक की अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी का 1% से ज्यादा कैश लेजर से पे कर चुके हैं, तो भी आपके ऊपर ये लायबिलिटी नहीं लगेगी। और फोर्थ, अगर आपका एक्सपोर्ट या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर 1 लाख से ज्यादा का रिफंड आपके पास आ चुका है, तो आपके ऊपर ये 86B एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, सर अब आप सिखा दो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कुछ नहीं, एक अकाउंट है जो आप गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड बैंक के साथ मेंटेन करते हैं। सर इसमें हम क्या करते हैं, अगर जितना क्रेडिट से टैक्स पे कर दिया करने के बाद अगर कम रह जाए, तो हम किससे पेमेंट करते हैं, कैश लेजर से। कैश लेजर का बैलेंस, कैश लेजर के अंदर कैश लेजर के अंदर जब भी हम पैसे जमा कराएंगे, तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या होगा, अकाउंट क्रेडिट। कैश लेजर में जब भी पैसे डालेंगे तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और जब इस कैश लेजर से हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, तो ये तो हो जाएगा डेबिट और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सर कैश लेजर में पैसे कैसे डालेंगे हम, कैश लेजर में आप पेमेंट डालेंगे कैसे, या तो आप कैश जमा कराएंगे, लेकिन कैश आप पर चालान 10,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं करा सकते। लेकिन अगर आप IMPS कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराते हैं, RTGS कराते हैं, तो आप कितनी भी पेमेंट जमा करा सकते हैं। सर पेमेंट होती कैसे है, थोड़ी सी 3-4 टर्म हम समझ लेते हैं। एक होता है सिपिन नंबर, एक होता है सिन नंबर,
एक होता है बैंक रेफरेंस नंबर और एक होता है EFPB। ये चीज मैं आपको और सिखा दूं, फिर हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। जब भी आपको कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करनी होती है, जितने अमाउंट की पेमेंट करनी होती है, तो आप पोर्टल से, जीएसटी पोर्टल से एक चालान जनरेट करते हो। क्या जनरेट करते हो? चालान क्रिएट करते हो, जनरेट करते हो, जिसमें 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है। उस 14 डिजिट के यूनिक नंबर को CP नंबर बोलते हैं। फुल फॉर्म है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर फिर सिन नंबर क्या है? ये 14 डिजिट का नंबर जो चालान जनरेट हुआ है, जो चालान जनरेट हुआ था, इसकी पेमेंट बैंक के थ्रू होती है। जब बैंक में पैसा एक्चुअल में क्रेडिट हो जाएगा, बैंक को ये पैसा एक्चुअल में रिसीव हो जाएगा, तो बैंक इस 14 डिजिट के साथ 3 डिजिट और जोड़ देता है और एक 17 डिजिट का नंबर तैयार हो जाता है। उसको बोलते हैं सिन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब चालान जब क्रिएट किया गया तो CP नंबर जनरेट होता है, और जब चालान के थ्रू बैंक में पेमेंट पहुंच जाती है तो सिन नंबर जनरेट होता है। सर फिर बैंक रेफरेंस नंबर क्या है? सिन नंबर और बैंक रेफरेंस नंबर दोनों बैंक जनरेट करता है। जिस ट्रांजैक्शन के थ्रू आपकी पेमेंट आई है उसका एक अलग से यूनिक नंबर होता है, जिसको बोलते हैं बैंक रेफरेंस नंबर। ठीक है सर। सर फिर EFPB क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। EFPB इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। हर नेशनलाइज बैंक को एक एक ब्रांच ऑथराइज्ड करनी पड़ती है जीएसटी की कलेक्शन करने के लिए। वो लगभग सभी गवर्नमेंट्स की जितने भी मेजर हेड्स के टैक्सेस हैं उनके सभी के अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं और वो ऑथराइज्ड होते हैं जीएसटी की कलेक्शन करने के लिए। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। जी सर। तो देख लो एक बार, मैंने शायद कोई टॉपिक छोड़ा तो नहीं है। रूल 86A में करा चुका, जहां आपके क्रेडिट को 100% ब्लॉक कर दिया जाता है। रूल 86B मैंने करा दिया, जहां आपके ऊपर 99% वाली कंडीशन लगाई जाती है, उसकी एक्सेप्शन में करा चुका हूं आपको। ठीक है। कैश लेजर क्या होता है मैं बता चुका हूं, और कैश लेजर के अंदर CP नंबर 14 डिजिट का क्या होता है, सिन नंबर 17 डिजिट का होता है मैं बता चुका हूं, बैंक रेफरेंस नंबर क्या होता है, और EFPB इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच क्या होती है मैं आपको सारा समझा चुका हूं। तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे हमें टैक्स की पेमेंट करनी होती है अंडर द हेड जीएसटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।